इसी लेवल तक हम लोग को सीखना है कि एमओटी में हमें अंदर जाना नहीं है, चूंकि हमारे सिलेबस में एमओटी केवल 2 एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए पढ़ना है, ठीक है। एमओटी में आप पढ़े होंगे, उसके अलावा 3 एटम का भी एमओटी हमें सिलेबस में नहीं दिया गया। यस, हमें कंडीशन से स्टार्ट करना है, जो मैंने आपको कल सिखाया था। ये जो कंपाउंड होते हैं, जो साइक्लिक क्लोज कंजुगेशन से इस नॉर्मल कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू साइक्लिक क्लोज कंजुगेशन, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। और ओपन चेन से साइक्लिक क्लोज कंजुगेशन रहने पर वो और स्टेबल भी नहीं हो, एग्जिस्ट भी ना करे, तो इसको हम लोग एंटी एरोमेटिक कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल ओपन चेन कंपाउंड से जो ज्यादा स्टेबल होगा उसको एरोमेटिक कहते हैं, और नॉर्मल ओपन चेन कंपाउंड से जो लेस स्टेबल अनस्टेबल हो, एग्जिस्ट ही ना करें, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। तो पहले हमें सीखना है कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी का कंडीशन है कि ये कहता है कि प्लानर होना चाहिए, ये भी कहता है कि प्लानर होना चाहिए, ये कहता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इन साइक्लिक क्लोज कंजुगेशन में होना चाहिए। ये कहता है एंटी एरोमेटिक कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इन साइक्लिक क्लोज कंजुगेशन होना चाहिए। दोनों में बड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें आपको ये भी प्लानर होना चाहिए, दोनों को दोनों प्लानर का होना चाहिए। इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब 4 के मल्टीपल में होना चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स, 16 इलेक्ट्रॉन्स, 20 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से होने चाहिए। और यहाँ आपको 4n+2 मैंने कल बताया था, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से यहाँ चलना चाहिए आपको, ठीक है। बढ़े आगे, यही इसका डेफिनेशन है और इसी से हम पहचानते रहेंगे, ठीक है। और एक और बात रखें, जो इन दोनों में जो इन दोनों में नहीं बिलोंग करेगा, जो ना ही इस तरह के हैं, इस तरह के रहने पर वो ज्यादा स्टेबल होता है, इस तरह के रहने पर वो अनस्टेबल होता है और एग्जिस्ट नहीं करता है। और जो इन दोनों में से किसी में भी ना आए, वो क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। जो इन दोनों में से किसी से भी बिलोंग ना करे, वो क्या होता है, वीडियो नहीं जा रहा है।
हाँ, अगर कोई कंपाउंड इन कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। इसको फुलफिल करता है तो वो अनस्टेबल होगा, वो रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इन दोनों में से किसी में बिलोंग नहीं करता है तो वो आपको क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या होंगे आपको, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल लेने हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 3 कार्बन एटम से स्टार्ट करते हैं। एक ये कंपाउंड हमारा सिलेबस में है, एक ये है सिलेबस में, और एक ये है सिलेबस में। ठीक है, ये तीनों हमारे सिलेबस में। क्लोज कंजुगेशन का मतलब कि कंजुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड होना चाहिए या लोन पेयर होना चाहिए। और क्लोज का मतलब कि पूरा घूम करके रिंग में हो जाना चाहिए। तो इसको क्लोज मतलब बंद होता है, बंद सिस्टम में कंजुगेशन को क्लोज कंजुगेशन का। यहाँ देखिए क्लोज कंजुगेशन है, बंद सिस्टम में कंजुगेशन। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें ये कार्बन आपका sp3 है, 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये अगर हम इसको इधर डिलोकलाइज करना चाहेंगे तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3, 4, 4 बॉन्ड तो यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है। और इसको डिलोकलाइज कर देंगे तो 5वां बॉन्ड बन जाएगा। कार्बन 5वां बॉन्ड बनाता है क्या, नहीं, यानी कि ये आपको इधर डिलोकलाइज नहीं जाए होगा। जब ये डिलोकलाइज ही नहीं होगा तो ये पाई बॉन्ड इस रिंग के अंदर में नहीं घूमेगा, साइक्लिक क्लोज कंजुगेशन नहीं होगा, यानी कि ना ही ये एरोमेटिक होगा और ना ही ये एंटी एरोमेटिक होगा। उसके लिए क्या होना जरूरी है, साइक्लिक क्लोज कंजुगेशन होना चाहिए, साइकिल में रेजोनेंस होना चाहिए। यहाँ पर रेजोनेंस यहाँ पर आके अटक गया, इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इसलिए ना ही ये इस कैटेगरी में आएगा और ना ही ये इस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो ये आपको कहाँ आएगा, ये आपको कहाँ आएगा, ये आपको इस कैटेगरी में आ जाएगा और ये आपको नॉन एरोमेटिक होगा। पहचानने के लिए आपको क्वेश्चन आता है कि एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन इसका यही है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक। कुछ चॉइसेस दिए रहेंगे, आपसे पूछे जाएंगे कि कौन इसमें एंटी एरोमेटिक है, कौन इसमें एरोमेटिक है, अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन किए हुए रहेंगे। ठीक है, अब इसको सोचते हैं, इसको अगर हम देखें तो ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, यानी इसके पास एक p ऑर्बिटल खाली है। ये आपको यहां से रेजोनेंस जाएगा, ये आपको यहां से क्या जाएगा, रेजोनेंस, और क्या देगा आपको, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके थे, इसके थे और इसके थे। जब यहाँ आ जाएगा तो इसका तो यहाँ काम करते रह जाएगा, ये इधर आएगा, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके नाम पर अब काम करेगा। इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बन गया, लेकिन ये कार्बन एटम तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। ठीक है, इसके बाद हम फर्दर इसको ऐसे दिखाते हैं।
ये हो जाएगा, 3 जगह था, तीनों जगह हो गया। अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर आप खींचिए। हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका कैसा आएगा? डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस, ठीक है, ऐसे आएगा। या आप इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। आप इसको देखिए कि प्लानर है, हाँ, sp2 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 तो प्लानर तो है। अब इलेक्ट्रॉन कितना रेजोनेंस में? साइक्लिक क्लोज कंजुगेशन तो रेजोनेंस करके दिखा दिए किस तरीके से पूरे रिंग में घूम गया, साइक्लिक क्लोज कंजुगेशन है। यहां भी चाहिए और यहां भी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ। ये 4 n पाई 4 का मल्टीपल होना चाहिए, इसमें तो नहीं होगा, लेकिन इसमें n का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें हो गया, यानी ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको? एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये sp3 है और इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको हम ऐसे रेजोनेंस दिखा सकते, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा और ये यहाँ चला जाएगा। यहां से आपको एक चीज लग गया कि साइक्लिक क्लोज कंजुगेशन है, तो सिस्टम या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा। अब इलेक्ट्रॉन कितना है जो रेजोनेंस में हाइब्रिड में है, तो आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स ये पाई वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लोन पेयर वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर में सब डिलोकलाइज्ड, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया आपको? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 वाला कहाँ गया? एंटी एरोमेटिक में हो गया। कहाँ गया? एंटी एरोमेटिक हो गई है। यही हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको रटेंगे तो कितना 50-60 कंपाउंड है, कितना रटिएगा? इसलिए लॉजिकली इसको समझते जाइएगा, आपको जवाब मिलते चले जाएगा। हाँ, यह देखें, यह देखिए आप, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिलोकलाइज्ड है, यहाँ पर आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड है, ये फिर यहाँ गए। हमने यहाँ साबित कर दिया कि साइक्लिक क्लोज कंजुगेशन यहाँ है। अब इलेक्ट्रॉन टोटल कितना है? 4 n पाई, 2 यहाँ से और 2 लोन पेयर, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जा रहा है, यानी कि इस सिस्टम को फॉलो कर रहा है, यानी कि एंटी एरोमेटिक। ये रूम टेम्परेचर पर आपको नहीं बनेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तो यहाँ ये आते हैं कि आपको ये तीनों दे करके पूछा जाएगा कि इनमें कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए ऐसा पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, यह Cl लगा हुआ है, ये आपको Cl यहां लगा हुआ है, ठीक है। जब इसका रिएक्शन AgNO3 से कराते हैं अमन जी, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप टेंशन मत लीजिए, आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्लास चलने दीजिए, डिस्टर्ब मत करिए आप लोग। रिकॉर्डिंग हो रहा है, वीडियो मिल जाएगा आपको। AgNO3 यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिल्वर आपको पहली बार आया और आप आगे से ध्यान रखिएगा कि सिल्वर नाइट्रेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दामाद है। याद रखिएगा इस स्टेटमेंट को, सिल्वर नाइट्रेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दामाद है। ये जब भी आएगा, हैलोजन कहीं भी रहेगा जिसको इजीली हटाया जा सकता है,
जो कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, sp3 कार्बन से जहां भी जुड़ा होगा उसको ले जा सकता है। ध्यान दें, Ag plus ion has the strong affinity towards iodide ion, bromide ion and chloride ion. मैं रिपीट कर रहा हूं, Ag plus ion has strong affinity towards iodide ion, bromide ion and chloride ion. अगर आपको किसी भी कंपाउंड में क्लोरीन या कोई भी हैलोजन sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, तो AgNO3 को लाने पर वो Cl आपको Cl माइनस के फॉर्म में वहां से बाहर निकल जाता है सिल्वर आयन के साथ। समझ में आ गया? याद रखिएगा, आज पहली बार आया है, अब आते रहेंगे, एक बार ससुराल दिखा दीजिए, आते रहेंगे। ये अब आपको Ag प्लस इस सिल्वर आयन को लेकर के चला जाएगा, तो बनेगा आपको क्या? AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। क्या बनेगा आपको? AgCl का प्रेसिपिटेट आपको बनेगा। ठीक है, इसके अलावे क्या बन जाएगा? नाइट्रेट आयन रहेगा। Ag यहां Cl हो जाएगा और नाइट्रेट आयन बच गया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया, तो ये क्या बच गया? प्लस चार्ज यहां आ जाएगा। इसी को दिखाया जाता है ऐसे, इसी को ऐसे दिखाया जाता है। ये एग्जिस्ट नहीं ना करता है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो एग्जिस्ट कौन करता है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर नाइट्रेट आयन के साथ रिएक्शन कर चला जाता है। आप एक चीज देखिए, ये sp3 कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, ये आपको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, और ये आपको कहां चला गया? एरोमेटिक कंपाउंड में चला गया। एक लेस स्टेबल कंपाउंड कहां चला गया? आपको मोर स्टेबल कंपाउंड में चला गया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, यही क्वेश्चन, वेदर दिस रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। ठीक है, अब आपको पता है कि ये Cl माइनस इसके साथ जब जाएगा तो ये जो हमें बचेगा वो एरोमेटिक कंपाउंड बनता है, एरोमेटिक स्पेसी बनता है और वो स्टेबल होता है, यानी कि ये रिएक्शन आगे की ओर जाएगा, तब ना एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एक एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। समझ में आया? यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब इसका एक दूसरा रूप देखिए कैसे पूछा जाएगा। इसका रिएक्शन करवाया जाएगा सोडियम मेटल के साथ। ये आपको फिजिबल है। ठीक है, अब आपको एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, यहाँ एक रिएक्शन यूज होता है, ये मेनली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही रिएक्शन है, कि अगर किसी कंपाउंड के पास, जैसे आपको ये रिएक्शन ध्यान होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 9-10 में आप पढ़े होंगे कि सोडियम को जब वाटर में ऐड करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस का इफरवेसेंस मिलता है कि नहीं मिलता है? ये जूनियर क्लास में आपको पढ़ना है। आप एक चीज याद करें, रिकॉल करें, ये एसिडिक स्ट्रेंथ के सीढ़ी में ये था एक जगह, सल्फोनिक एसिड था सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसके बाद आपको फेनॉल था, और तब जाके फोर्थ पोजीशन पर आपको वाटर आता है। यानी कि इतना कमजोर एसिड को भी अगर सोडियम मेटल के साथ छोड़ दिया जाए तो आपको हाइड्रोजन गैस का इफरवेसेंस मिलता है, एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ वाटर हैज स्लाइटली एसिडिक हाइड्रोजन। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ वाटर हैज स्लाइटली एसिडिक हाइड्रोजन। सोचिए, वाटर इतना कमजोर एसिड होता है
जिसका pKa का वैल्यू 16 के लगभग होता है। वाटर इतना कमजोर एसिड होता है जिसका pKa का वैल्यू 16 प्लस में होता है। इसके बावजूद भी वो आपको सोडियम मेटल के साथ HH2 गैस का इफर्वेसेंस आपको देता है। तो इसी चीज को, इसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये लोग लगा दिया है। इसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको लगा दिया गया। यहाँ पर क्या आपको है कि पूछा जाएगा कि क्या इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा कि नहीं। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो गया, तो कैसे होगा? ये हाइड्रोजन छोड़ देगा, एक हाइड्रोजन ये छोड़ देगा। यहाँ देखिए H2O है और यहाँ OH माइनस, यानी एक हाइड्रोजन ये छोड़ा, यहाँ हाफ H2 होता है, ये भी एक हाइड्रोजन छोड़ेगा। एक हाइड्रोजन को छोड़ने के बाद ये क्या बन जाएगा आपको? हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, ये बन जाएगा आपका। आप एक चीज देखिए, ये है क्या? ये आपको एंटी एरोमेटिक होता है। क्या होता है? एंटी एरोमेटिक, यानी कि ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से, ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से किस में जा रहा है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में जा रहा है। यानी नॉन एरोमेटिक का मतलब होता है कि रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड, जितना कंपाउंड आप लोग आज तक जानते थे, सारे आपको इन जनरल क्या होते हैं? नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये तो एंटी एरोमेटिक में चला गया, यानी कि और अनस्टेबल हो गया। पहले से तो न ज्यादा ठीक था, पहले कम से कम एग्जिस्ट तो कर रहा था रूम टेम्परेचर पर, अब तो रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इस केस में ये रिएक्शन आपको आगे की ओर नहीं जाएगा। जब भी आपको कोई नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में रिएक्शन से जाते रहेगा, तो वो रिएक्शन आपको एट ऑल प्रोसीड नहीं करेगा, वो रिएक्शन आपको एट ऑल प्रोसीड भी नहीं करेगा। समझ गए? ये सब तरीके से क्वेश्चन आपको यहाँ आते हैं। चलिए आगे लेते हैं। 3 कार्बन आपको खत्म हो गए। जितना क्वेश्चन 3 कार्बन पर किसी भी एग्जाम में आ सकता है, वो हमने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, अब लेते हैं 4 कार्बन। अरे यही सब जो पढ़ा रहे हैं ना, यही सब में ठुसा हुआ है। देखिएगा क्वेश्चन में सब यही सब आता है। अब आ जाइए 4 कार्बन। 4 कार्बन पर आपको पहला कंपाउंड बनेगा ये, ठीक है। पहले इसी को सीख लेते हैं, इसी का कहानी थोड़ा बड़ा है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें साइक्लिक क्लोज कंजुगेशन है ना, और इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर जब आप बनाने जाएंगे तो आपको ऐसा बनेगा। हाइब्रिड स्ट्रक्चर जब आप बनाने जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, साइक्लिक क्लोज कंजुगेशन है, मॉलिक्यूलर प्लानर भी है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन को आप साइक्लिक क्लोज कंजुगेशन में ले गए? 2 और 2 4, यानी कि ये एंटी एरोमेटिक का केस हो गया, यानी कि ये अनस्टेबल होता है। और सही बात है, आज तक इसको रूम टेम्परेचर पर पाया नहीं गया है। अनस्टेबल, दस मिनट और चले गए। अनस्टेबल एट नेवर आइसोलेटेड, रूम टेम्परेचर पर इसको आज तक कभी भी आइसोलेट नहीं किया गया है। ठीक है, हाँ कुछ साइंटिस्ट ने कहा है कि स्टेबल एट -78 डिग्री सेल्सियस पर ये स्टेबल पाया गया है। सोचिए 0 डिग्री सेल्सियस से इतना नीचे जाएंगे, इतना कूल करेंगे,
उसका थर्मल एनर्जी इतना हम कम कर देंगे तब वो जाके एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। इट डाइमेराइजेस, इसका एक प्रॉपर्टी होता है, इट डाइमेराइजेस एट रूम टेम्परेचर। इसका एक खासियत पाया गया है, जब इसको -78 डिग्री सेल्सियस से गर्म करते करते हम इसको ऊपर की ओर किसी तरह ले आते हैं, अगर किसी तरह अगर हम ले आते हैं या किसी रिएक्शन में गलती से हम रूम टेम्परेचर पर इसको बना लिए गलती से किसी तरीका से, ठीक है, तो ये अपने आप को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके और स्टेबल हो जाता है। ठीक है। ये इसी फॉर्म में रूम टेम्परेचर पर आपको नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर किसी केमिकल रिएक्शन वगैरह में, मैं आपको केमिकल रिएक्शन वगैरह भी सिखाऊंगा, अगर किसी केमिकल रिएक्शन वगैरह में आप इसको अगर जबरदस्ती बना दीजिएगा, तो बनने के साथ ही ये तुरंत अपने आप को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेंगे और अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। देखिए कैसे, ये आपका सिलेबस में। ये अपने आप को डाइमराइज कर लेता है। क्या कर लेता है? डाइमराइज। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है। ये बॉन्ड टूट गया और यहाँ पर बॉन्ड बन गया। ये बॉन्ड टूट गया और यहाँ पर बॉन्ड बन गया। ऐसा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया। ये पाई बॉन्ड रहेगा, ये वाला पाई बॉन्ड भी रहेगा। ये टूट गया, नहीं दिए, और ये भी टूट गया, नहीं दिए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कनेक्टर दे दिया हूँ। ठीक है। ये कंपाउंड में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब ये एग्जिस्ट क्यों करता है? ये क्या है? ये आपको एंटी एरोमेटिक है। और ये क्या हो गया? अब ये पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड आपको, आप देख सकते हैं कि ये पाई बॉन्ड कहीं भी किसी के साथ कंजुगेशन में नहीं। ये पाई बॉन्ड भी कहीं भी किसी के साथ कंजुगेशन में नहीं। ठीक है। यानी कि ना ही ये एरोमेटिक है, ना ही ये एंटी एरोमेटिक है। तो ये किस कैटेगरी में आ गया? नॉन एरोमेटिक में हो गया। और कोई भी कंपाउंड जो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक ना हो, वो नॉन एरोमेटिक में आ जाता है और वो रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल जो हम लोग जैसे रहते हैं तो वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है। ये एक चीज हमें सीखना है। एक और चीज यहाँ पर हमें सीखना है कि ये आपको जीआई शो करता है। इट शोज जीआई। ये देखिए कैसे। ठीक है। ये आपको दोनों सेम साइड है, ये सी से, और ये क्या है आपको? ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में नहीं आया। ठीक है। यहाँ तक भी आपको ये बात नहीं पूछा गया है। ठीक है। ये सब बहुत आते रहा है। ये अभी नहीं आया। ठीक है। इतना हम लोग आपको पढ़ा देते हैं। चलिए आगे। और कंपाउंड होता है। एक ही है आपके सिलेबस में। ठीक है। इसका देख लीजिए स्ट्रक्चर। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा।
ये आपको बनता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाएगा कि ये एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक किस में है? तो आप एक चीज देखिए, साइक्लिक क्लोज कंजुगेशन में पूरी तरह से घुमाकर आप दिखा दिए। साइक्लिक क्लोज कंजुगेशन में आप पूरी तरह से घुमा करके इसको दिखा दिए, ठीक है। इसके बाद साइक्लिक क्लोज कंजुगेशन है, कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टिसिपेट किया है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्यों पार्टिसिपेट किया है, यानी कि ये एरोमेटिक है। क्या हो जाएगा ये? एरोमेटिक आपको हो जाएगा, चूंकि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन दूसरा कैसे आएगा? ऐसे 2 क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ दामाद जी को लगा दीजिए। अब इसका तो काम ही है, हैलोजन जो sp3 कार्बन से उसको ले जाएगा, ये भी Cl माइनस में जाएगा, ये भी, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस, तो ऐसे बन जाएगा, यहाँ 2 प्लस बन जाएगा और NO3 माइनस आपको रह जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको इसी में एक और कंपाउंड बनता है 4 कार्बन में, एक ही, इसको हम कैसे करेंगे? NO3 माइनस आयोनिक बॉन्ड से जुड़ा होता है बाब, आयन आयन के बीच के इंटरेक्शन को क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड। यहां से हम फिर से सीखें कि सभी जगह इसको डिलोकलाइज किया जा सकता है और यहाँ 2 माइनस दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है? 2 माइनस दिया सकता है। हमें रेजोनेंस दिखाने का पर्पस नहीं, हमें जानना होता है कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइक्लिक क्लोज कंजुगेशन है, ये हम सीख गए। अब रहा कितना इलेक्ट्रॉन है कंजुगेशन में, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे हैं, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन्स हमें हकेल रूल में देखे तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर जाता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? हमारा एरोमेटिक कैटेगरी में आ जाएगा। ये कौन सा कैटेगरी में आपको आ जाएगा? एरोमेटिक कैटेगरी में आपको आ जाएगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये लोग? कहेगा कि इसको सोडियम, हालांकि ये आया नहीं है, सोडियम मेटल से इसको रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? आप सीधे बना दीजिए, 2 माइनस Na+ और हाइड्रोजन गैस का इफरवेसेंस हो गया। चलिए अब 5 कार्बन पर आते हैं। ये आपको कार्बन कैसा है? sp3। तो जब ये हम इसको इस साइड ले जाए